हे गाइस, वेलकम बैक। जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो टॉपिक है फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ब्रीफली और एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इन 14 प्रिंसिपल को या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो काफ़ी रेयर है। बिकॉज होता क्या है कि आपको या तो 6 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करने के लिए बोल देंगे या 8 प्रिंसिपल डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपको 1 मार्कर्स आ सकते हैं। आपको प्रिंसिपल का नाम दिया जाएगा, उनमें से आपको 1 मार्क के एक्सप्लेनेशन देने हैं। सो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो है वो आपको आसान तरीके से ये 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्योल ने सजेस्ट किए हैं, उनको समझाने के लिए विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ये वीडियो। सो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फ्योल, जो कि फ्रांस में बॉर्न हुए थे 1841 में, उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के दिए हैं। फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट? बिकॉज उन्होंने ऐसे 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे मैनेजमेंट थ्योरी के लिए। जो उनका पहला कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने एक क्लियर डिफरेंस बताया है कि मैनेजरल स्किल्स डिफरेंट होते हैं और आपके जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट होते हैं। दूसरा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई किया था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? आपके जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे पांचों के 5 फंक्शंस जो हैं ये फ्योल ने आइडेंटिफाई किए हैं। और जो उनका लास्ट और थर्ड कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हमारा ये वीडियो है, जो कि ये 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये 14 प्रिंसिपल्स जॉट डाउन किए हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि ये फ्लेक्सिबल हैं और ये रिजिड नहीं है, यानी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं। मैनेजमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क, उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, then subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spirit the corps। तो हमारा जो वीडियो है ये इन 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। इन 14 प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, आपको कभी कभी क्या होता है 1 मार्कर्स भी आते हैं। 1 मार्कर्स कैसे आते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि ऐसे 4, इसमें से 4 प्रिंसिपल्स को उठा के आपको एक्सप्लेन करने को दिया जाएगा, एक्सप्लेन द बिलो। तो वो 1 मार्क के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हो भी सकता है आपको ये पूछा जाए एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, तो आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल आने चाहिए। इस वीडियो में जो फोकस रहेगा वो आपको सिंपल तरीके से आपको 14 प्रिंसिपल्स ऐसे समझाए जाएंगे कि आप ये लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फ्योल के? जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है या वर्क है उसको आप स्मॉल टास्क में डिवाइड करिए। स्मॉल टास्क में जब आप किसी भी वर्क को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हेल्प करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिसोर्सेस क्या हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के? आपका मैन, मशीन एंड लेबर, इन तीनों रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है, यानी कि एक अच्छे तरीके से आप इन तीनों रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मेन फोकस यही है कि ये बेस्ड है आपके प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो आउटपुट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि चलो एक पर्सन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर है, स्किल्ड है, उसका मतलब उसका स्किल सेट क्या है? वो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर एक फर्म
एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को हायर करती है, एंड वो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के वो सेम काम कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो वो उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्किल्ड हो जाता है। दैट मीन्स आप उस काम को अगर रेपिटेटिव मोड में कर रहे हो काफ़ी टाइम तक के, तो आप उस वर्क में स्पेशलाइज हो जाते हो, और आप कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो वर्क करने का वो इंक्रीज होता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क का मेन फोकस है आप अपने वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दीजिए, और ये बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क, तो आप उसको इस तरीके से इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ब्रेक डाउन करके इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके वो आंसर को लिख सकते हैं। जो दूसरा प्रिंसिपल है फ्योल का, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 2 वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले हम अथॉरिटी को समझेंगे, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी मतलब एक राइट आपको मिलता है, यानी यू आर ऑथराइज्ड एक डिसीजन मेकिंग के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑब्लिगेशन, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके एक्शंस के लिए, आपके टास्क के लिए। तो फ्योल क्या कहता है? फ्योल ये कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो रिजल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी कि जब भी अथॉरिटी यूज़ होती है या आप अथॉरिटी को यूज़ करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है। आप जैसे इस पिक्चर में भी देखते हो, इस पिक्चर में एक तरफ मैनेजर दिया हुआ है, दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट दिया हुआ है। जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबऑर्डिनेट्स की तरफ, कि वो उनका वर्क मॉनिटर करे, उन्हें टाइमली अप्रेज करे। वेराज जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए मैनेजर को, यानी वो जो भी वो काम करते हैं दे शुड मैनेजर कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क जो भी उस मैनेजर ने उनको काम करने के लिए दिया है। तो अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी मतलब राइट डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन या ड्यूटी आपकी, और जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों भी कोरिलेट करते हैं, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक फर्म ने एक एम्प्लॉय हायर किया है फॉर द जॉब ऑफ अ कैश क्लर्क। तो कैश क्लर्क का क्या काम है? कैश क्लर्क का काम होगा आपके एक्सेप्ट मनी एक्सेप्ट करना, डिमांड ड्राफ्ट्स बनाना, डीडी बनाना, एंट्री रिकॉर्ड करना एंड सो ऑन। तो वो सारे काम जो भी एक कैश क्लर्क से रिलेटेड रहेंगे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड दैट कैश क्लर्क और वो एम्प्लॉई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस यहाँ पे क्या होंगे? कैश क्लर्क के। और वो किसके अकाउंटेबल होगा? वो जिस डिपार्टमेंट यानी जो भी मैनेजर उसका रहेगा वो अपने एक्शंस के लिए या टास्क के लिए उस मैनेजर को अकाउंटेबल रहेगा। ये होता है मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। थर्ड प्रिंसिपल फ्योल का कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि वर्ड कहता है ओबीडियंस, या किसी भी काम को या वर्क को एक तरीके से जो कि सेट तरीका है या सेट स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग करना, उस तरीके को आप एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में डिसिप्लिन इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सेटअप है। तो फ्योल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो सबऑर्डिनेट है या सुपीरियर है, उन सबको अपना काम सिंसेरिटी के साथ करना चाहिए, उन ओबीडियंस के साथ करना चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की है उसके अंदर होना चाहिए, यानी किसी भी एम्प्लॉय को डिसोबे नहीं करना चाहिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप करी है। प्लस उनको सबऑर्डिनेट्स को सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्स फॉर द वर्क एंड इवन रिस्पेक्ट इन जनरल। सो फ्योल का मेन फोकस यहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किए हैं दैट शुड बी ओबेड बाय बोथ मैनेजर एज वेल एज द सबऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी हायर करती है एक एम्प्लॉय को। जब भी हायर या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है आप एक अग्रीमेंट साइन करते हो। अग्रीमेंट
क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कंपनी की तरफ से फॉर एम्प्लॉयज़ कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, आप इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। सो सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 5 इयर्स के लिए इस एक्स एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इतना अमाउंट एन अमाउंट उसको मिलेगा फॉर 5 इयर्स। तो कंपनी का पार्ट क्या कहता है, कंपनी का पार्ट ये कहता है कि 5 इयर्स तक के एज पर द अग्रीमेंट वो उस पर्टिकुलर एक्स एम्प्लॉय को उतना अमाउंट दे। वेराज सिमिलरली आपके एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या कहती है, जो भी कंपनी ने रूल सेटअप किए हैं या जो भी कमिटमेंट्स उसने उस टाइम पे साइन किए हैं उस अग्रीमेंट में, उसको वो कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। मतलब आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेट रूल्स हैं उसको ओबे कर रही है फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स वो पे कर रही है, किसके लिए पे कर रही है, फॉर द कमिटमेंट्स दैट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज ओबेइंग। सो डिसिप्लिन का मतलब बेसिक यही है कि आपको या आपको इन दिस आप मतलब मैनेजर या सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना चाहिए। फ्योल का जो 4th प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस ये है कि एक सुपीरियर रहेगा जो कि आपके ग्रुप को, जो भी ग्रुप है या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑर्डर पास ऑन करेगा। अगर एक सुपीरियर ऑर्डर पास ऑन करता है एक पूरे ग्रुप को या बाकी एम्प्लॉयज़ को, उसमें क्या होता है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक तो ऑर्डर कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते, यानी इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जाते हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होते, जो भी एम्प्लॉयज़ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसीलिए फ्योल का मेन फोकस है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही सुपरवाइज़र है जो वो गाइड करना चाहिए कि ऑपरेशंस कैसे होंगे। इससे क्या रिज़ल्ट होगा, इससे ये होगा, एक तो पहले सिस्टमैटिक तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होगा, दूसरा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज़ होती है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज्ड नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हें पता है ऑपरेशंस कैसे करना है, क्या तरीका है, उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, तो वो एफिशिएंटली और ज़्यादा काम करेंगे और जल्दी काम करेंगे और इवन सही तरीके से काम करेंगे। जब जो आपका सबऑर्डिनेट है वो सही तरीके से काम कर रहा है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और अल्टीमेटली अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो आप टारगेट रीच करते हो टाइम पे, टाइमली टारगेट्स रीच होते हैं, टाइमली टारगेट्स रीच हुए तो आपका गोल जो है कंपनी का वो अकम्प्लिश हो जाता है। इसीलिए फ्योल का मेन फोकस है कि एक सुपीरियर अगर ऑर्डर्स देगा तो कन्फ्यूजन की जो स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलप्ड हो जाती है, अगर 2 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं सबऑर्डिनेट्स को तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उस स्टेट को अवॉइड करने के लिए फ्योल ने ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सजेस्ट किया है। ना इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट हैं, चलिए एक हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा हो गया आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि उसके प्लान ऑफ एक्शंस अलग रहते हैं, उसके टारगेट्स अलग रहते हैं। सेम वे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा उसका तरीका अलग रहेगा, उसके टारगेट्स अलग रहेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको ये बोल सकता है एम्प्लॉयज़ को कि आप थोड़ा स्लो जाइए सेलिंग में क्योंकि हमारे पास पावर कट हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे। दूसरी तरफ जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो इंसिस्ट करेगा कि जितना प्रोडक्ट है हमारे पास उसको सेल करो जल्दी से, सो दैट हम जो हमारा जो टारगेट हमने सेट किया या कंपनी ने जो टारगेट सेट किया वो हम अचीव कर सकें। नाउ इस सिचुएशन में क्या है, और एक एम्प्लॉय के लिए जो ऑपरेशंस कर रहा है या सबऑर्डिनेट जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज उनको 2 डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो 2 डिपार्टमेंट्स एंड 2 डिपार्टमेंट्स के दो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो सजेस्ट किया है। फ्योल का जो 5th प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन फोकस है वन मैनेजर एंड वन प्लान। हमने इसके प्रीवियस यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल हमने प्रीवियस प्रिंसिपल पढ़ा उसमें क्या देखा, उसमें एक सुपीरियर था, उसका फोकस क्या था, एक सुपीरियर था, और जो सुपीरियर एक सुपीरियर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। वेराज जो आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल है वो फोकस है उसका वन मैनेजर और वन प्लान पे। वन मैनेजर और वन प्लान का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, उनको आप एक ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए या एक मैनेजर के अंडर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका अगर ये प्रिंसिपल सही तरीके से अप्लाई होगा तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन रहेंगे, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक गोल की तरफ ही मूव हो रहे हैं या काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो मेन रोल आता है वो मैनेजर का रोल आता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है उसको अपने टीम के मेंबर्स को या सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से गाइड करना होता है कि उन सब का मेन फोकस जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही वो लोग सब लोग डायरेक्टेड रहें। सो अगर हर एक मेंबर का एफर्ट हम एक कॉमन गोल की तरफ डालते हैं तो वो काम जो होता है जो कॉमन गोल की तरफ उस एफर्ट को डालने का काम होता है वो होता है एक मैनेजर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी में 3 डिविजन्स हैं, एक हो गया कार डिवीज़न, एक हो गया स्कूटर डिवीज़न और तीसरा हो गया आपका 3 व्हीलर डिवीज़न। अब ये तीनों डिविजन्स के अपने अपने ओन टारगेट्स हैं क्योंकि प्रोडक्ट सबका डिफरेंट है, मार्केट साइज सबकी अलग है, जो मार्केट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है वो अलग है। तो ईच डिवीज़न यानी कि हर एक डिवीज़न का एक प्लान होगा सो दैट जो उसकी मार्केट कंडीशंस हैं उनको देखते हुए वो प्लान सेटअप करेंगे जिसमें उनका जो रिज़ल्ट है या उनका जो गोल है वो अचीव हो जाए। सो प्रिंसिपल जो है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो एम्फेसिस करता है कि जो भी कॉमन गोल्स की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एक हेड के अंदर डायरेक्ट करना। सो सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना एक हेड के तरफ, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन फंडा। जो फ्योल का 6th प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस ये है कि एक पर्सन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मिलके काम करते हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए। एक अकेला बंदा काम नहीं करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रिंसिपल फ्योल ने सेटअप किया है, इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी बेनिफिट हैं वो सब में शेयर होने चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल तरीके से हो रहा है उसका बेनिफिट सारे डिपार्टमेंट्स को यानी टॉप, लोअर और मिडिल सब लेवल्स को, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, इन तीनों लेवल्स में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन पे शेयर होना चाहिए। एक बंदे के इंटरेस्ट को या एक सुपीरियर के इंटरेस्ट को या एक पर्सन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। सो जैसे कि एक मैनेजर आपका एक ऑर्डर लेके आता है, भले वो ऑर्डर अकेला वो मैनेजर कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर टीम चाहिए। एक टीम चाहिए सबऑर्डिनेट्स की जो उस ऑर्डर को प्रोड्यूस करेगी। एक टीम चाहिए जो उस ऑर्डर को मार्केट करेगी एंड सो ऑन। सो अकेला मैनेजर शुड, अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हुआ, अगर वो प्रोडक्ट आउट हुआ मार्केट में, अच्छे तरीके से सेल आउट हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उस मैनेजर को अप्रेस करती हैं। सो फ्योल का फोकस ये है कि अकेला मैनेजर उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता है, इट इज़ अ टीम वर्क। सो आप अगर अप्रेस कर रहे हैं तो मैनेजर के साथ साथ उसकी एसोसिएटेड टीम को भी अप्रेस करें। ये है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, या आप किसी भी काम, जो भी एम्प्लॉई
वो वर्क कर रहा है उसके लिए उसको क्या सैलरी या क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब वो होता है। सो फ्योल इस प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस को ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती है तो उसमें जो मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं वो फेयर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं वो सैटिस्फाइड फील करें, मोटिवेटेड फील करें। किसी भी एम्प्लॉई को अगर आप काम करवा रहे हो उससे 10 घंटे और सैलरी दे रहे हो आप उसको 1 घंटे की, वो एम्प्लॉई ज़्यादा देर तक के वो काम करने में खुश नहीं रहेगा। और अगर आपका एम्प्लॉई खुश नहीं है उस काम से तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपकी एफिशिएंसी को, जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, उसको हैम्पर करेगी। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फ्योल सजेस्ट करते हैं कि जो आपके मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं वो फेयर होने चाहिए। यानी कि जो भी हो वो जो भी अगर आप उसको रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो तो उसको टाइमली बोनस दो, अदर पर्क्स जो होते हैं, बेनिफिट्स जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो दो, जिससे कि आपका एम्प्लॉय सैटिस्फाइड रहे। एम्प्लॉय इन टर्म्स मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बोथ शुड बी सैटिस्फाइड, तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो होता है वो स्मूथ फंक्शन कर सकता है। तो फ्योल का मेन फोकस है कि जो भी मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं वो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस को फेयर रखने चाहिए एंड उनके एम्प्लॉयज़ को सैटिस्फाइड रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत ही कम हाथों में होती है, उस टर्म को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब भी ये अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट लेवल्स में या शेयर हो जाती है डिफरेंट लेवल्स में, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो, जो ऊपर वाली पिक्चर जिसमें एक रेड इंडिविजुअल है, रेड इंडिविजुअल जो है वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके कम ही लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं। ये जो लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओज, ये आपके प्लान या गोल्स को सेटअप करते हैं एंड देन वो जो उनके जो गोल्स एंड सेटअप्स हैं उसका कम्युनिकेशन कैसे जाता है डाउनवर्ड, यानी सेंट्रली वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग का होल्ड रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। वेराज जो सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में आपकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट लेवल्स में शेयर हो गई है। अगर आप सेंट्रलाइजेशन को देखते हो तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्चुअली डिपेंड, या डिसेंट्रलाइजेशन, ये बेसिकली डिपेंड करता है वर्कलोड के ऊपर। जैसा भी आपका वर्क नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैनेजर है या जो भी मैनेजर्स या मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके जजमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों में से कोई भी यूज़ होता है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभी ये आपके जो 1 मार्कर्स होते हैं या 2 मार्कर्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है बोर्ड में। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? फ्योल ने एक लाइन ऑफ अथॉरिटी सजेस्ट करी है। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब इसमें आपके सुपीरियर्स रहेंगे, चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हायर लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। इस चेन ऑफ अथॉरिटी में आपके सारे लेवल्स हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो स्केलर चेन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे 1 से लेके Z तक के हैं, Z से लेके A तक के हैं। अगर 1 को अप्रोच करना है Z तक, यानी कि या कोई भी मैसेज भेजना है Z तक के, तो उसको पूरी हिराकी या एक लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ेगा, 2 3 4 5। 1 कैनॉट रीच डायरेक्टली टू Z। सेम वे अगर Z को A तक के कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना है तो वो डायरेक्टली A को कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक रूट फॉलो करना पड़ेगा EDCB का। स्केलर चेन में फ्योल ने बोला है जैसे कि अगर 1 जो हमारी इस पिक्चर में दिख रहा है, 1 को A से कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो इसको वो पूरा लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, 1 2 3 4 5 Z तक के जाएगा। देन Z से वो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड मूव होगा EDCB A तक के। जब तक के वो कम्युनिकेशन मैसेज 1 से A तक के पहुंचेगा, आपका क्या क्या वेस्ट हो रहा है? पहला तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है।
दूसरा, देयर इज़ नो गारंटी कि जो मैसेज वन कन्वे करना चाह रहा है ए के लिए, वो मैसेज उसी वे में पहुंचता है कि नहीं, बिकॉज इतना लंबा चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज डिस्ट्रॉट होने के चांसेस या टूट जाने के, या कुछ और, सपोज ए ने मैसेज भेजा, वन ने मैसेज भेजा एक्स कन्वे करना है ए को, ए के पास पहुंचते पहुंचते वो मैसेज एक्स वाई हो गया। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फ्योल ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट है वो है गैंग प्लैंक का। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा कम्युनिकेशन चेंज ना फॉलो करके वन अगर 3 तक के वो मैसेज भेजता है तो 3 सी से कनेक्ट होके वो मैसेज ए तक के पहुंचा सकता है। जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है कम्युनिकेशन की 3 और सी तक के बीच में। गैंग प्लैंक इसको कहा जाता है। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट फ्योल ने सजेस्ट किया है, उससे ये होगा, एक तो आपका टाइम कम लगेगा, ऊपर से मैसेज डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी कम रहेंगे। इस वे में जो है आपकी जो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ अथॉरिटी है वो भी रहती है। इवन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर्स पास ऑन होने हैं वो बिना कन्फ्यूजन के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स उस लेवल तक के पहुंच सकते हैं। गैंग प्लैंक का जो प्रिंसिपल है वो मेन है अवॉइड करने के लिए, जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है उसको अवॉइड करने के लिए गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट फ्योल ने सजेस्ट किया है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को 2 टाइप्स में बांट के रखा है। एक होता है मटीरियल ऑर्डर, दूसरा उसने ऑर्डर को ब्रेक किया है सोशल ऑर्डर में। मटीरियल ऑर्डर जो उसके अकॉर्डिंग है, ऑर्डर का मतलब क्या है, फ्योल के अकॉर्डिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब कि राइट मैन जो है उसको राइट काम के लिए ही चूज़ करना चाहिए। देयर शुड बी अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब या राइट मटीरियल फॉर द राइट पर्सन। इससे क्या होगा, एक तो सिस्टमैटिक जो है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहेगा, ऊपर से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ होंगे, यानी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, और राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। इस प्रिंसिपल का जो गाइडिंग फोकस है वो ये है, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है फ्योल का वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। एक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड या जेंडर, जो भी है उनके बेसिस में आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करिए। उनको इक्वल ट्रीटमेंट अगर आप देते हो तो आपका जो एम्प्लॉय है वो लॉयल रहेगा, और जो लॉयल या डिवोटेड एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो वो आपकी एसेट्स बनते हैं। सो फ्योल का मेन फोकस ये है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी मैनेजर डील कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ में, उनको फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि एक फेयर और काइंड ट्रीटमेंट वाला एम्प्लॉई जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, यानी लॉयल रहता है अपने काम की तरफ में। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। जो फोकस है एक्विटी का, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। योर एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड equally as much as possible. So this is what the principle of equity says. नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योल सजेस्ट करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, अगर उन एम्प्लॉयज़ को आप जॉब सिक्योरिटी देते हो, यानी अगर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो वो जो जॉब सिक्योरिटी है वो उनको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। यानी और बिकॉज़ जो होता है इनसिक्योर जो एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर आपकी कंपनी में काफ़ी सारे लोग छोड़ रहे हैं या देयर इज़ मोर एम्प्लॉय टर्नओवर, दैट वो एक तरीके से बैड नेम देता है इंडस्ट्री में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैनेजमेंट क्या इंश्योर करना चाहिए, मैनेजमेंट को फर्स्टली एक तो जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए,
सेकेंडली, अगर आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी जाते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जो भी, सो दैट आपकी जो वर्किंग ऑपरेशंस हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं, उनकी वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो हैम्पर ना हो, आपके ऑपरेशंस कंटिन्यू रहें। सो फ्योल का फोकस यहाँ पे है जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिले, सो दैट वो जल्दी मतलब वो आपके कंपनी को छोड़े ना। सो मेन फोकस हियर इज़ ऑन जॉब सिक्योरिटी। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये होता है, जो मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको इनकरेज करना चाहिए उनके एम्प्लॉयज़ को कि वो आइडियाज़ प्रपोज करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लान्स प्रपोज करें। सो फ्योल का मेन फोकस है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हो आइडियाज़ प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए, सो उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो फ्योल का मेन फोकस है मैनेजमेंट शुड बी ओपन फॉर ऑल द आइडियाज़ एंड सजेशंस दैट कम फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़, और मैनेजमेंट को उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने आइडियाज़ और प्लान्स को प्रपोज करने के लिए। सो फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोलता है। स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्कर्स में या 2 मार्कर्स में एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आ सकता है। फ्योल का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर टीम वर्क नहीं है तो आपके ऑपरेशंस नहीं होंगे अच्छे, एफिशिएंट तरीके से वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। सो अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर रहा है तो एक प्रॉपर मेरिट का तरीका या एक रिवॉर्ड का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, सच दैट जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्फीरियर या जेलस फील ना करें। सो मैनेजमेंट को रिवॉर्ड करते टाइम ये फोकस में रखना चाहिए, उसकी जो भी रिवॉर्डिंग पॉलिसीज़ हैं वो हार्मनी मेंटेन्ड रखे ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसी नहीं हो कि उससे आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब हो या आपके जो टीम एनवायरनमेंट है उसमें जेलसी आए, सो दैट आप उनके रिलेशंस ख़राब हों। सो मैनेजमेंट का मेन फोकस यहाँ पे टीम वर्क पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टीम वर्क है या प्रॉपर कम्युनिकेशन है आपके टीम मेंबर्स में, तो आपके गोल्स एंड टारगेट्स ईजिली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सकते हैं। एवरी लाइफ इज़ अ स्टोरी। सो गाइज, थैंक यू सो मच हमारी स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इसके कंटेंट समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और फीडबैक ज़रूर डालिएगा। आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए टॉपिक पे एक वीडियो बने तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम मेंशन करिए। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिए ये वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।